आईने पाकिस्तान को समझना दरअसल खुद पाकिस्तान के वजूद को समझना है। ये वो बुनियादी किताब है, वो खाका है जिस पर यह पूरा मुल्क खड़ा है। तो चलिए एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जो किसी भी मुल्क के लिए हतमी उसूलों का मजमुआ होती है? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, उस मुल्क का आईन। आईन को एक ब्लूप्रिंट या किसी इमारत के नक्शे की तरह समझें। ये वो दस्तावेज़ है जो बताती है कि रियासत की इमारत कैसी होगी, उसके स्तून कहाँ होंगे, हुकूमत कैसे काम करेगी और सबसे अहम, उसमें रहने वाले शहरियों को क्या हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे। तो आज हम इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि आईन का बुनियादी खाका क्या है, उसके उसूल क्या हैं, शहरियों को क्या हुकूक मिलते हैं, हुकूमत का निज़ाम कैसे चलता है और वक्त के साथ साथ ये कैसे बदलता रहता है। तो आइए इसमें थोड़ा गहराई में उतरते हैं। अगर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी और पेचीदा मशीन समझा जाए तो इसका आईन वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इस मशीन के हर पुर्जे को बताता है कि उसे कब, कैसे और किसके साथ मिलकर काम करना है। हर आईन के पीछे एक सोच, एक नज़रिया होता है। ये वो रूह है जो कानून के बेजान अल्फाज में जान डालती है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के आईन की नज़रियाती बुनियाद क्या है, वो कौन से उसूल हैं जो इसकी सिमत का तयन करते हैं। आईन का दीबाचा यानी उसका तारुफ शुरू ही इन अल्फाज से होता है। ये दो बहुत अहम बातें वाज़े करता है। पहली कि हकमियत आला सिर्फ अल्लाह की है, और दूसरी कि आवाम के पास जो इख्तियार है वो एक मुक़द्दस अमानत है जिसे उन्हें ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करना है। और इसी बुनियादी उसूल को मज़ीद वाज़ह किया गया है आईन के आर्टिकल 2 में, जो कहता है कि पाकिस्तान का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। इसका मतलब ये है कि मुल्क के कानून और पॉलिसियाँ इस्लामी उसूलों से मुतसादिम नहीं हो सकती। अच्छा, रियासत के असूल तो तय हो गए, लेकिन एक आम शहरी का क्या? आईन सिर्फ हुकूमत का निज़ाम नहीं बनाता, बल्कि हर शहरी को कुछ ऐसी बुनियादी ज़मानतें भी देता है जो रियासत भी उससे छीन नहीं सकती। आईन के आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ये सब बुनियादी हुकूक की तफसील है। इसमें ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का हक़, बिला वजह गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़, एक शफ़ाफ़ ट्रायल का हक़ और मज़हबी आज़ादी जैसे अहम तरीन हुकूक शामिल हैं। ये वो हुकूक हैं जो यकीनी बनाते हैं कि हर शहरी इज़्ज़त और आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सके। अब यहाँ एक बहुत ही अहम और दिलचस्प नुक्ता समझने वाला है। आईन में दो तरह की बातें हैं। एक है बुनियादी हुकूक। अगर उनकी खिलाफ वर्जी हो तो कोई भी शहरी सीधा अदालत जा सकता है। दूसरे हैं पॉलिसी के उसूल, जो रियासत के लिए एक तरह के अहदाफ हैं कि रियासत को ऐसा होना चाहिए, लेकिन उन पर अमल ना होने की सूरत में आप अदालत नहीं जा सकते। आईन सिर्फ हुकूक और उसूल ही नहीं देता, बल्कि हुकूमत चलाने के लिए एक पूरा निज़ाम भी बनाता है। और इस निज़ाम की बुनियाद ताकत की तकसीम पर रखी गई है, ताकि तमाम इख्तियारात किसी एक शख्स या इदारे के पास जमा ना हो जाएं। इसके लिए 3 बड़े सतून बनाए गए हैं। ये 3 सतून हैं। मुकन्नना यानी हमारी पार्लियामेंट, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरी है इंतज़ामिया यानी हुकूमत, जिसका काम है इन कानूनों को नाफिज करना। और तीसरी है अदलिया यानी अदालतें, जो इन कानूनों की तशरीह करती हैं और आईन की हिफाजत करती हैं। तो पाकिस्तान में कानून बनाने का इदारा यानी मुकन्नना पार्लियामेंट कहलाता है। इसके 2 हिस्से हैं, या यूं कहें कि 2 आवान हैं। एक कौमी असम्बली, जिसमें नुमाइंदे बराह रास्त अवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, और दूसरा सेनेट, जहां तमाम सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाती है। ये देखिए, ये तफसील सीधी आईन के आर्टिकल 51 से ली गई है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि कौमी असेंबली में किस सूबे की आबादी के लिहाज से कितनी नशिस्तें होंगी। ये आईन के इस ब्लू प्रिंट की एक बेहतरीन मिसाल है कि हर चीज़ कितनी वजाहत से लिखी गई है। अब आते हैं इंतज़ामिया पर। इसके 2 सबसे अहम ओहदे हैं। एक सदर, जो पूरी रियासत का अलामती सरबराह होता है, और दूसरा वज़ीर आज़म, जो हुकूमत का असल सरबराह यानी चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। असल इख्तियारात वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के पास ही होते हैं। और फिर आता है तीसरा स्तून, अदलिया, जिसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट करती है। अदलिया का काम बहुत अहम है। ये देखना कि मुल्क में हर काम आईन और कानून के मुताबिक हो रहा है या नहीं। इसीलिए अदलिया को आईन का मुहाफिज भी कहा जाता है, और आईन उसकी आज़ादी की ज़मानत देता है। पाकिस्तान एक वफाकी रियासत है, जिसे अंग्रेज़ी में फेडरेशन कहते हैं। इसका सादा सा मतलब ये है कि यहाँ इख्तियारात सिर्फ मरकज़ी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि मरकज़ और सूबों के दरमियान तकसीम किए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये तवाज़ुन कैसे कायम होता है। आईन में वाज़े तौर पर बताया गया है कि किन मामलात पर वफाकी हुकूमत कानून बनाएगी
اور کن پر صوبائی حکومتیں۔ مالی وسائل کے منصفانہ تقسیم کے لیے بھی ایک پورا نظام موجود ہے جسے قومی مالیاتی کمیشن کہتے ہیں۔ اور ہاں، اگر کبھی وفاقی اور صوبائی قانون میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آئین کہتا ہے کہ وفاقی قانون کو ہی مانا جائے گا۔ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ آئین ایک بار لکھ دیا گیا تو بس وہ پتھر پر لکیر ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آئین ایک زندہ دستاویز کی طرح ہوتا ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ خود کو بدلتا اور ڈھالتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آئین کو بدلا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار جان بوجھ کر مشکل رکھا گیا ہے۔ آئین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی، جسے آئینی ترمیم کہتے ہیں، اس کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود کل اراکین کی 2/3 اکثریت کی حمایت لازمی ہے۔ یہ سخت شرط اس لیے ہے تاکہ کوئی بھی حکومت آسانی سے آئین کی بنیادی روح کو تبدیل نہ کر سکے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت کہ یہ ایک زندہ دستاویز ہے، یہ حقیقت ہے کہ 1973 سے آج تک اس میں 25 سے بھی زیادہ بار ترامیم کی جا چکی ہیں۔ ہر ترمیم اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کا جواب تھی، جیسے 28ویں ترمیم جس نے صوبوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے۔ اور آخر میں یہ تاریخی سال یاد رکھنا بہت ضروری ہے، 1973۔ یہ وہ سال تھا جب پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر متفقہ طور پر اس آئین کو منظور کیا جو آج بھی ہمارے ملک کی بنیاد ہے۔ تو ہم اس گفتگو کو اسی سوال پر ختم کرتے ہیں، کسی بھی ملک کے آئین کا سب سے بڑا امتحان کیا ہوتا ہے؟ شاید یہی کہ وہ اپنے ان بنیادی اصولوں پر بھی قائم رہے جو کبھی نہیں بدلتے، اور ساتھ ہی ساتھ وقت کے ساتھ بدلتی ہوئی اپنی قوم کی ضروریات کو بھی پورا کرتا رہے۔ یہی وہ نازک توازن ہے جو کسی آئین کی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔